नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब वक्त है राजधर्म का। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गया है। वॉशिंगटन में ट्रंप की हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी में हमला हो गया है। होटल की लॉबी में जिस हमलावर ने गोली चलाई उसे किसने भेजा, अटैक का असली मास्टरमाइंड कौन है, क्या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है, हमलावर को होटल के बाहर किसी ने क्यों नहीं रोका, वो हथियार लेकर अंदर कैसे घुस गया, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में 10 मिनट तक क्या क्या हुआ, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। ट्रंप पर हमला करने वाले हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक जिस होटल में ट्रंप का प्रोग्राम था वह हमलावर अक्सर आता जाता था। फिलहाल एबीआई हमलावर से पूछताछ कर रही है, एफबीआई पूछताछ कर रही है। कैलिफोर्निया में उसके घर की तलाशी ली गई है। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर के पास से शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू बरामद किए हैं। सवाल है कि क्या हमलावर ट्रंप को जान से मारने की नीयत से आया था? उसके टारगेट पर ट्रंप के अलावा और कौन कौन था? जिस वक्त वॉशिंगटन के होटल में गोलीकांड हुआ उस वक्त वहां क्या क्या माहौल था? एक एक तस्वीर के साथ पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। जगह थी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का हिल्टन होटल। मौका था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का। होटल का पूरा बॉलरूम मेहमानों से खचाखच भरा था। राष्ट्रपति ट्रंप, पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति वेंस के साथ मौजूद थे। तभी होटल का बॉलरूम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। होटल को हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की सुपारी किसने दी? क्या वॉशिंगटन गोलीकांड के पीछे ईरान का हाथ है? हमलावर हथियार के साथ होटल के अंदर कैसे पहुंचा? शूटर के निशाने पर ट्रंप के अलावा कौन-कौन था? You never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ युद्ध का दूसरा राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। ट्रंप की सेना कभी भी ईरान पर हमला कर सकती है। लेकिन ईरान पर हमले से पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप पर अटैक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में गोली किसने चलाई? हमलावर ने ट्रिगर दबाया, लेकिन फायरिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में क्या क्या हुआ? हमलावर के पास से ट्रंप के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को क्या क्या मिला? हमलावर का निशाना कौन था? क्या व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में फायरिंग का ईरान वॉर से कोई लिंक है? वॉशिंगटन गोलीकांड से जुड़ा एक एक खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले फायरिंग से पहले क्या क्या हुआ वो देख लीजिए। फायरिंग से पहले ट्रंप वहां मौजूद गेस्ट से बात कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही गोली चली, स्टेज पर ट्रंप के साथ मौजूद लोग सख्ते में आ गए।
हमलावर ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। ये फायरिंग बॉलरूम के बाहर हुई, लेकिन गोली की आवाज अंदर तक सुनाई पड़ी। फायरिंग होते ही होटल के बॉलरूम में अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स फौरन स्टेज पर आ गए और ट्रंप को घेरे में लेकर जाने लगे। इस दौरान ट्रंप लड़खड़ा कर गिर भी गए। हमलावर हिल्टन होटल की लॉबी में था और सीक्रेट सर्विस ने फौरन ही खतरे को भांप लिया और उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। जिस वक्त फायरिंग हुई उस दौरान हिल्टन होटल में ट्रंप सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद थी। ट्रंप और उनकी वाइफ के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ समेत सरकार के ज्यादातर लोग मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोली चली, सुरक्षा कर्मियों ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पकड़कर वहां से दूर किया। मौके पर पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। फायरिंग के बाद हेग्सेथ के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। सुरक्षा कर्मी फौरन ही हेग्सेथ को अपने घेरे में लेकर वहां से सुरक्षित निकाल लाए। फायरिंग के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। होटल के बॉलरूम में जो गेस्ट मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप गए थे। अमेरिका की सबसे हाई प्रोफाइल गैदरिंग में हुई इस वारदात ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। सुरक्षाकर्मी फौरन एक्शन में आ गए। हथियारबंद गार्ड्स ने तेजी से होटल को घेर लिया। होटल हिल्टन का माहौल मैदानी जंग बन गया था। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लोग किस कदर दहशत में थे उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पार्टी में मौजूद मेहमान टेबल के नीचे छिपे, घबराए, डरे और सहमे बैठे थे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने फुर्ती के साथ पूरे होटल को अपनी सुरक्षा में ले लिया। होटल के बॉलरूम से ट्रंप सरकार की पूरी कैबिनेट को सही सलामत बाहर निकाला गया। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेथ थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। सवाल यह है कि क्या हमलावर ट्रंप को मारने आया था? क्या शूटर के निशाने पर ट्रंप के साथ साथ जेडी वेंस, हेग्सेथ और रूबियो भी थे? सवाल सीक्रेट एजेंट समेत FBI और दूसरी खुफिया एजेंसियों पर भी उठ रहे हैं।
इस हमले की भनक उन्हें पहले से क्यों नहीं लगी? हमलावर कैसे वेन्यू तक घुसने में कामयाब रहा? That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया। FBI की टीम शूटर से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ये जानना चाहती है कि हमलावर को किसने भेजा, गोली चलाने के पीछे उसका मकसद क्या था। इस समय हमें जो जानकारी है वो ये है कि एक व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर एक चेक पॉइंट की ओर बढ़ा। वो उस वॉलरूम की दिशा में दौड़ रहा था जहां राष्ट्रपति और अन्य कैबिनेट सदस्य मौजूद थे। उसकी सटीक मंशा क्या थी ये हम अभी नहीं कह सकते। हालांकि हम इसकी जांच जारी रखे हुए हैं और इस बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो हमलावर है जिसने ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में गोलियां चलाई। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर हमलावर की तस्वीर शेयर की है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फायरिंग करने वाले आरोपी का नाम कोल टॉमस एलन है, जो कि 31 साल का है। हमलावर कोल टॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। कोल टॉमस काफी पढ़ा लिखा है। उसने 2017 में कैलटेक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली थी। ट्रंप के शूटर की एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें वो इजरायली डिफेंस फोर्स की टी-शर्ट में नजर आ रहा है। लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे ईरान का भी हाथ हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने अभी अटैक के पीछे ईरान कनेक्शन की पुष्टि नहीं की। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. ऐसे में सवाल ये है कि ट्रंप की डिनर पार्टी में हुई फायरिंग का असली मास्टरमाइंड कौन है? हमलावर खुद आया या उसे किसी ने भेजा था? सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर के पास से कई तरह के हथियार बरामद किए। कोल टॉमस एलन के पास से शॉटगन, हैंडगन के साथ कई चाकू मिले। FBI अब ये पता लगा रही है कि इसे किसने भेजा था, हमलावर का असली मकसद क्या था। ट्रंप पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया बटलर में उन पर चुनाव प्रचार के दौरान अटैक हुआ था। गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली थी। इसी तरह 22 फरवरी 2026 को फ्लोरिडा के मारे लागो में एक 21 साल का लड़का कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर ट्रंप के कंपाउंड में घुस गया था। और अब वॉशिंगटन में भरी महफिल के बीच फायरिंग की वारदात ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। आप जानते हैं, मैंने असैसिनेशन की स्टडी की है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे प्रभावशाली लोग जो सबसे ज्यादा काम करते हैं उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। आप अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को देखें। जिन लोगों पर हमला हुआ या जिनकी हत्या हुई उनकी सूची देखें। वे बहुत प्रभावशाली लोग थे। जो लोग सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं अक्सर उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। कमजोर या कम प्रभाव वाले लोगों को आमतौर पर नहीं चुना जाता क्योंकि स्थिति ऐसी ही रहती है। और जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन पर या तो हमला हुआ या सफल हमला हुआ तो वो सभी प्रभावशाली लोग थे। बस उनके नाम देख लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि सीज फायर के बीच ट्रंप पर हमला किसने कराया? क्या इस बार भी हमले के पीछे ईरान का हाथ है? ट्रंप पर हमले को लेकर जांच तेज हो गई है। FBI की एक टीम इस समय हमलावर के घर की तलाशी ले रही है। हमलावर कोल टॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। हिल्टन होटल में फायरिंग के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया था। पहले खबर आई थी कि उसे मार दिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि हमलावर को जिंदा पकड़ा गया है और अभी उससे पूछताछ चल रही है। हमलावर कोल टॉमस एलन ने जैसे ही फायरिंग की, होटल के बॉलरूम में अफरा तफरी मच गई थी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स फौरन स्टेज पर आ गए और ट्रंप को घेरे में लेकर जाने लगे। इस दौरान ट्रंप लड़खड़ा कर गिर भी गए।
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त फायरिंग की घटना हुई थी उस वक्त सीक्रेट सुरक्षा एजेंसी के जो एजेंट्स हैं वो ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित बाहर निकाल रहे थे। इसी दौरान ट्रंप लड़खड़ाकर नीचे भी गिर गए, लेकिन जितने भी सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत मोर्चा संभालते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित जेडी वेंस को भी इसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला। हमले के दौरान की कुछ और तस्वीरें देखिए। फायरिंग के बाद होटल के बॉलरूम में मौजूद मेहमान दहशत में आ गए। वो जान बचाने के लिए टेबल और कुर्सी के पीछे छिपते नजर आए। फायरिंग के बाद होटल के बाहर क्या क्या हुआ उसकी भी नई तस्वीर सामने आ गई है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलीबारी के फौरन बाद पुलिस ने एक ड्राइवर को बंदूक की नोक पर रोक लिया। इस ड्राइवर का घटना से क्या कनेक्शन है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त होटल के अंदर गोलीबारी हुई। होटल के अंदर तो सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर अपना मौजूदगी दर्ज करा ही दी थी, लेकिन होटल के बाहर भी कुछ ऐसा ही माहौल था। और इसी दौरान एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी और इस गाड़ी को सुरक्षा बलों ने रोका, बंदूक की नोक पर रोका गया है इस गाड़ी को। अब इस गाड़ी का, इसमें मौजूद ड्राइवर का इस हमले से क्या कनेक्शन है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप आज भले ही मरते मरते बच गए हों, लेकिन उन्होंने अब ईरान के खिलाफ महायुद्ध का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी एयरफोर्स अब खाड़ी में एक्टिव हो गई है। मिडिल ईस्ट में सीजफायर कभी भी टूट सकता है। इस्लामाबाद में पीस टॉक का दूसरा राउंड फेल होने के बाद मिसाइल अटैक का राउंड 2 शुरू हो सकता है। शहबाज और मुनीर ने बिचौलिया बनकर बातचीत की। जो टेबल सजाई थी वो अब ट्रंप के गुस्से का नया बेस बन गई है। कंगाल पाकिस्तान की चौधरी बनने की कोशिश का खामियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। कैसे और क्यों, पूरी डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में बातचीत फेल हो गई। But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. अब फिर महा तबाही की आहट सुनाई दे रही। क्या ईरान अमेरिका में फिर से जंग छिड़ रही? अमेरिका ने खाड़ी में अब अपनी बड़ी सेना उतार दी है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश खाड़ी में उतार दिया है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अपने साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर्स और आधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ पहुंचा है, जो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ खाड़ी में तबाही मचाने को तैयार है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती ईरान के लिए खतरे की घंटी है। यूएसएस बुश ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफर तय किया ताकि रेड सी और बाब अल मंडेब स्ट्रेट से बच सके, जहां हूती विद्रोहियों की धमकी बनी हुई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में पहले से तैनात है। रेड सी क्षेत्र में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड आ गया है और यूएसएस बुश भी पहुंच चुका है। तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में बमों की बारिश होगी? मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चलेंगी, ड्रोन दागे जाएंगे, मिडिल ईस्ट वॉर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। इस बार ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कैसा होगा?
क्या अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है? अगर हाँ, तो अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? या फिर ट्रंप से पहले मुज्तबा की फौज अटैक शुरू कर देगी? खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने इजराइल को और ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे हैं। ये जेट युद्ध अभियानों को नॉनस्टॉप फ्यूल देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर लगभग 12 F/A-18 लड़ाकू विमान, 7 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 कार्गो विमान तैनात किए हैं। यानी यूएई ने अमेरिका को अपने इलाके में एयरफोर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह भी तय है कि इस बार वॉर का सेंटर पॉइंट हॉर्मुज होगा। अमेरिका का फोकस हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से फ्री करना होगा। ट्रंप को यह भी पता है कि यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए फुल स्केल पर तैयारी की गई है। अमेरिका का सबसे घातक B-52H बॉम्बर एक्शन में आ चुका है। यूके के बेस से उड़ान भरकर ईरान को वार्निंग भी दे चुका है। अमेरिका के इस महाविनाशक बॉम्बर में 70,000 पाउंड के बम लोडेड है। क्रूज मिसाइल फिट है जो ईरान में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट, अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी बोट्स और नेवी पर अटैक की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी नेवी से निपटने के लिए डिस्ट्रॉयर पहले से ही तैनात है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई ईरानी नेवी पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में बाधा डाले तो उन्हें तबाह कर दिया जाए। हमारे कमांडर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर ईरान पानी में माइंस डालता है या अमेरिकी व्यापारिक जहाजों या फिर सेना को खतरा पहुंचाता है तो हम सीधा हमला करके उसे तबाह कर देंगे और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे कैरिबियन सी में ड्रग्स ले जाने वाले नावों के साथ किया जाता है। Just like the drug boats in the Caribbean. ट्रंप को पता है कि मुज्तबा अगर नहीं झुके, ईरान अगर नहीं माना तो लड़ाई पहले से ज्यादा भीषण होगी। इसलिए अमेरिका की कोशिश इस बार जंग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने से रोकना है और नेतन्याहू ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैंने आपसे वादा किया था हम मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल देंगे और हम ठीक वही कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान में मेरी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। वो ईरान पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह के बहुत कड़ा दबाव बना रहे हैं। हम पूरी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। लेबनान के लिए भी हमारी यही बात लागू होती है। हमने इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक शांति हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है और हमें साफ दिख रहा है कि हिजबुल्लाह इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हम किसी भी खतरे के खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई करने की आजादी बनाए रखे हैं, चाहे वो नया उभरता हुआ खतरा ही क्यों ना हो। हमने कल भी हमला किया था और आज भी किया है। हम उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा बहाल करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हैं। ईरान अमेरिका की जंग में इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और इजराइल फिर से तैयार है। इस बार हमला बड़ा होगा, पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा। ट्रंप बार बार डेडलाइन बढ़ाकर ईरान को मौका दे चुके हैं। उनकी कोशिश किसी भी तरह मिडिल ईस्ट की जंग को ईरान तक समेटना है, लेकिन अब बातचीत फेल होने पर ट्रंप को पहले से ज्यादा घातक वार करना पड़ेगा। लेकिन ईरान भी किसी सूरत में सरेंडर को राजी नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन खत्म होने की जो उम्मीद दिख रही थी वो इस्लामाबाद में टूट गई। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। चूंकि ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था तो पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। लेकिन ईरान का डेलीगेशन अमेरिकी टीम के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही निकल गया। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और अमेरिकी डेलीगेशन का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। If the hardliners or IRGC aligned leaders
have greater power in Iran. Can the U.S. make a deal with those factors? Whoever's running the show. Are we communicating with those I'll factors? deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने जैसे ही अपने वार्ताकारों का पाकिस्तान दौरा रद्द किया, उसके ठीक 10 मिनट बाद ईरान की तरफ से उन्हें 10 पॉइंट का एक ऑफर पेश किया गया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का ये ऑफर मंजूर नहीं, ये और बेहतर हो सकता था। What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What but did they offer? They offered a lot, but not enough. Thank you. जाहिर है बात एक बार फिर से वहीं अटक रही है। माना यही जा रहा है कि इस बार भी दोनों देशों के बीच यूरेनियम और होर्मुज को लेकर ही बात अटकी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता शुरू ही नहीं हो सकी, क्योंकि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर इस्लामाबाद रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बस उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी, लेकिन तभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची इस्लामाबाद से अपने दौरे के अगले पड़ाव ओमान के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले आरागची ने पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात की और उन्हें अमेरिका के लिए अपनी शर्तों वाली कॉपी सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान यात्रा को बेहद सफल बताया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की हमारी यात्रा बेहद सफल रही है। ईरान पर चल रहे युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक व्यवहारिक रूपरेखा से जुड़ा ईरान का पक्ष रखा है। अब देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर है। आरागची इस्लामाबाद के बाद मस्कट यानी ओमान पहुंचे हैं। यहाँ से वो मॉस्को यानी रूस भी जाएंगे, यानी ईरान एक साथ कई देशों से संपर्क करके जंग खत्म करने का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को तो खारिज कर दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान की फजीहत का राउंड 2 भी पूरी दुनिया ने देख लिया। मुनीर और शहबाज की ग्लोबल शर्मिंदगी से अपने ही मुल्क में किरकिरी हो रही है। दुनिया का पहला इस्लामिक एटम बम पाकिस्तान के पास है और ये बम जो है ये तमाम इस्लामिक कंट्री के लिए, ये ऑफर भी हम कई बार दे चुके हैं कि जी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है ये इस्लामिक बम जो है वो हमने जी बना रखा है। लेकिन उसके बाद क्या है, कोई अता पता नहीं कि हम क्या करेंगे और मुल्क को कैसे चलाएंगे। और कंट्री नहीं, कंट्री चलाने वालों में प्रॉब्लम है, कंट्री पे कब्जा करने वालों में। जो कब्जा माफिया इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है, कब्जा माफिया जो पाकिस्तान को जिन्होंने खोखला करके रख दिया है, हर जगह पर हमें भिखारी बना दिया है कि हमें जो है वो कर्जा लिए बगैर, लोन लिए बगैर जो है हमारा गुजारा नहीं है और वो लोन देने के काबिल भी नहीं। इस पीस टॉक के चक्कर में मुनीर शहबाज ने इतना खर्चा कर दिया है कि अब वसूली के लिए पेट्रोल बम अपनी ही जनता पर फोड़ना पड़ रहा है। अभी तो कम्प्लीटली 4 दिन से कम्प्लीटली बिल्कुल बंद है हमारी। और इसमें एक और अफसोस की बात यह है कि रिसेंटली चंद दिन पहले मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया। ये बरगज़ई एक फील्ड है कोहाट डिस्ट्रिक्ट में, एंड इज हिस्टोरिकली इट्स द बिगेस्ट एवर फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। और उसके ट्रक्स हमें पहली बार हमारी रिफाइनरी चल पड़े थे, उनको भी रास्ते में रोक लिया गया। तो इससे और ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा है। तो हमें तो बड़ी तसल्ली थी कि कम से कम अटक रिफाइनरी तो चलती रहेगी। ये तो वी को नॉट इवन इमेजिन कि हमारी रिफाइनरी में बंद होने पे आएगी कि तो लोकली ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई बेकाबू है। लोगों के पास आटा दाल के पैसे नहीं है। अब डीजल महंगा होने से महंगाई और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में हालात अफ्रीकन देशों से भी बदतर हो चुके हैं। जगह जगह ब्लैक में छोटे छोटे सिलेंडर से गैस बेची जा रही है।
जमात दोहम का तालिब इल्म है, दूसरी जमात का बच्चा है, इसकी जान इस वक्त हाईली रिस्क है। वो एलपीजी के सिलेंडरों की रिफिलिंग कर रहा है, गैस को मैन हैंडल कर रहा है, कंप्रेसर भी लगा हुआ है, सिलेंडर भी भर रहा है और सिलेंडर भी कोई क्वालिटी में अप्रूव्ड सिलेंडर्स नहीं है। ये मौत का धंधा है बदकिस्मती से। सरकारी रेट है 304 रुपए फी किलो, बच्चा बेच रहा है 500 रुपए किलो, यानी 200 रुपए फी किलो चूना लग रहा है फी किलो पे। एक सिलेंडर जो है आम सिलेंडर वो है 11.8 किलो का। तो अब आप खुद हिसाब लगाएं, 11 को जरब दें 200 से तो ये आपको पता चलेगा जनाब कि कितनी बड़ी दिहाड़ी है। मसला क्या है कि ये इलीगल बिजनेसेस हैं, ये इलीगल शॉप्स हैं जो आगरा मुतल्लिका थानों की सरपरस्ती से चलती। मसला ये है कि चोरी का माल एक बेच रहा है, दूसरा चोरी का माल खरीद रहा है। ठीक है। तुम्हें भी पता है कि तुम्हें कानूनी तौर पर ये खरीदने की और ये बेचने की इजाजत नहीं है। तो जब तुम प्लांट पर जाओगे तो प्लांट में मौजूद माफिया तुमसे दिहाड़ी लगाएगा ना? दिहाड़ी लगाए। वो तुम्हें लूटता है, तुम आके अवाम को लूटता है। ठीक है। इवेंचुअली तुमने अपने पैसे पूरे कर लेने अवाम से। अमेरिका और ईरान दोनों को खुश करने के चक्कर में शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है। पाकिस्तान एक बार फिर पूरी तरह से फेल हो गया है। अब शहबाज और मुनीर को अपने ही मुल्क की आवाम का गुस्सा ले डूबेगा। और अब बात पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल की, जहां दूसरे फेज के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री आज इलेक्शन कैंपेन में जुटे हैं। पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले उत्तर 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले चरण में बंगाल ने कमाल कर दिया है, पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया, दूसरे चरण में बीजेपी की जीत पक्की है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर अटैक करते हुए कहा, टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुलाया, टीएमसी ने माटी को सिंडिकेट के हवाले कर दिया। टीएमसी वाले अब मां माटी मानुष नहीं बोलते, टीएमसी ने बंगाल से मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने वादा किया कि आप बीजेपी को वोट दो, हम टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। टीएमसी के अत्याचार, भ्रष्टाचार और घुसपैठ से बंगाल को आजादी दिलाएंगे। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैं एक सवाल पूछूं जवाब देंगे? सबके सब देंगे? ये पहले चरण में इतना भारी मतदान हो गया तो फिर आप सो नहीं जाएंगे ना? जागते रहेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदान को मिलेंगे, पोलिंग बूथ में बराबर ताकत लगाएंगे, पक्का? पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जरा जोर से बताइए, तोड़ेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, तोड़ेंगे? यही करके दिखाना है। देखिए, पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसीर अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चितो बीजेपी सरकार। बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी।
लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानोस ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता, छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। 24 परगना, हुगली नदी के इर्द गिर्द का इलाका, ये कभी मिलों और फैक्ट्रियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज मिलों पर ताले लगने के नोटिस की ही खबरें आती है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। बोनगांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में बंद हुई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही दुकान फली फूली है और ये दुकान है सिंडिकेट की कटमनी और कमीशनखोरी। मिलों की जमीन पर कब्जे की, किसानों को बर्बाद और तबाह करने की, ऐसी सरकार को यहां से जाना ही होगा। ऐसी सरकार को हटाना ही होगा। इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार।